हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन इन एफिशिएंट वे। जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक फियर होता है, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, इसकी क्या कंसिस्टेंसी रही है लास्ट 5 ईयर में, और किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखेंगे असर्शन एंड रीजन फियर, तो इसको ओवरकम कैसे करना है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो एक फियर होता ही है, बट जब हम ऐसे लेंदी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन को देखते हैं तब हमारा फियर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, यानी सोने पे सुहागा। तो हमें इसको ओवरकम कैसे करना है। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल व्हाइल प्रैक्टिसिंग और इन एग्जाम। आप इवन प्रैक्टिस भी कर रहे हो घर पे तो आपको अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके आना है पहले। प्रिवेंट नेगेटिव थॉट्स एंड सीक पॉजिटिव थॉट्स। कई बार ये जो नेगेटिव थॉट्स है हमें हिट करते हैं बार बार, तो हमें इसे रिफ्रेम करना है और हमें पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बेंड होना है। बेंड कैसे होंगे। इट मे सीम चैलेंजिंग बट इट्स एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क। यानी कि क्वेश्चन एक लेंदी होता है दिखने में, बट अगर आप, जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आगे, तब आप उनको फॉलो करोगे तो ये काफी एक इजी हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कैसे आएगा। आई कैन एंड आई विल आपको हमेशा अपने आप को कहना है। अब हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन इन द पास्ट 5 ईयर। तो हम इसमें देख रहे हैं 2019 में 0 क्वेश्चन, 2022 में 9 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 6 क्वेश्चन, 2023 में 10 क्वेश्चन। तो ये ग्राफ हमें इंडिकेट दे रहा है कि लास्ट 4 ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड जो लास्ट ईयर जो है 10 क्वेश्चन यानी ज्यादा क्वेश्चन, जो इंडिकेट दे रहा है कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, वो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमें लेंदी समझ के नहीं छोड़ना है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे 3 स्टेप्स टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। इसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आप राइट ऑप्शन कैसे चूज करोगे, जो 3 स्टेप बताऊंगा आपको मैं आगे, उसके हेल्प से आपको राइट ऑप्शन चूज करने में हेल्प होगा, और इससे आपका टाइम सेव होगा। स्टेप 1, फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड रीजन केयरफुली। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं कि वो पहले असर्शन रीड करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले रीजन पढ़ना है और समझना है। इफ रीजन इज फॉल्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में ओनली ऑप्शन सी है जिसमें रीजन फॉल्स दिया गया है। तो आपको बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको असर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होना है। इफ रीजन इज ट्रू देन मूव टू स्टेप 2। स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि अगर हम असर्शन रीड करेंगे पहले, और इफ असर्शन फॉल्स आ गया तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे, क्योंकि उसमें भी असर्शन इज फॉल्स, बाकी सब में ऑप्शन में असर्शन फॉल्स नहीं दिया गया है, तो इससे भी टाइम सेव होगा। बट लास्ट 5 ईयर के पेपर में कहीं भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है असर्शन रीजन में, ऑलमोस्ट नील क्वेश्चन आया है जिसमें असर्शन फॉल्स दिया गया है। इसलिए पहले आपको असर्शन नहीं रीजन ही पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, अगर आपका रीजन ट्रू आ गया तो आपको असर्शन पढ़ना है। इफ असर्शन इज फॉल्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ असर्शन इज ट्रू देन मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वो डिफिकल्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट आपको ये मालूम करना है कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। तो ये आपको कैसे मालूम होगा। असर्शन एंड रीजन शुड कनेक्ट एंड एक्सप्लेन ईच अदर बाय बिकॉज, क्योंकि इफ बोथ कनेक्ट एंड
explain each other by because, then option A is correct. If both do not connect and explain each other by because, then option D is correct. अभी हम देखेंगे what is required to solve assertion and reason in exam. सबसे पहला इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर क्वेश्चन आते हुए भी उसको नहीं कर पाते हैं, मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो आपको हर क्वेश्चन को 30 to 45 सेकेंड देने हैं। ये ओनली आपके सजेशन एंड रीजन पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि ऑल 120 क्वेश्चन पे आपका यही रूल अप्लाई होना चाहिए। इससे आपका टाइम सेव होगा और जो लास्ट में जो टाइम सेव होगा उसमें आप अपने आंसर को री-वेरीफाई कर सकते हो और आपने जो ऑप्शन में रखे होंगे कुछ क्वेश्चन उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। सेकंड है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उस आंसर के पीछे का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देन फॉलो 3 स्टेप्स। जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे असर्शन एंड रीजन के, उसको आपको फॉलो करना है। इसको हम यहाँ पे क्विक रिवाइज करेंगे। स्टेप 1, इफ अ रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन फॉल्स है, देन आपको ऑप्शन सी करेक्ट करना है। इफ रीजन इज ट्रू, देन फॉलो स्टेप 2। तो सबसे पहले हमें आपको रीजन पढ़ना है आपको यहाँ पे, देन स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 में असर्शन इफ फॉल्स हो गया है, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ असर्शन इज ट्रू, देन फॉलो स्टेप 3। स्टेप 3 में असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं। तो इसमें आपको एक दूसरे को असर्शन एंड रीजन को कनेक्ट करना है, एक्सप्लेन करना है बाय बिकॉज। इफ दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय बिकॉज यानी क्योंकि, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं बाय बिकॉज, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट में मार्किंग राइट ऑप्शन, इसका मतलब है कि आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है। आपको आंसर आते हुए भी कई बार स्टूडेंट्स जो है वो रॉन्ग ऑप्शन टिक करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको पहले ऑप्शन को पढ़ना है, फिर ही उसे टिक करना है। अब हम देखेंगे एआई पीजीटी 2023 में असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। इसको हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। और जो हमने पहले स्टेप्स बताए हैं हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन, जो 3 स्टेप बताए हैं उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है, सब हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमें पहले स्टेप 1 को फॉलो करना है। स्टेप 1 में हमने देखा था कि रीजन पढ़ना है। तो हमें रीजन जो है दिया है, द लिटिल एरिया और Kisselbeck's plexus is the vascular area in the inferior part of the nasal septum just below the vestibule। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे स्टेटमेंट को। लिटिल एरिया इज फॉर्म बाय वेस्कुलर प्लेक्सस कॉल्ड Kisselbeck's plexus। Little area is the most vascular part on the anterior-inferior part of nasal septum above the vestibule। तो हमने लेकिन क्वेश्चन के रीजन में पढ़ा था इट इज बिलो द वेस्टिब्यूल, लेकिन असल में वो अबव द वेस्टिब्यूल है। तो इससे हमारा रीजन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया और हमारा ऑप्शन सी हमने टिक कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। हमने इसमें तीनों स्टेप को फॉलो किया है, जिसकी वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट हुआ है प्रॉपरली। हमारा जो कंसेप्ट जो था उसके पीछे क्लियर है और हमने राइट ऑप्शन को मार्क कर दिया है। हमने इसमें सभी जो स्टेप्स बताए थे इसको फॉलो किया है। हम आगे भी इसी तरह क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी हम पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे। Kisselbeck's plexus is formed by ASGS। ये निमोनिक है। ASGS आपको प्रॉपरली मेमोराइज करने के लिए, जिसमें ए से हम लेंगे एंटीरियर इथरमोडल आर्टरी, एस से लेंगे स्फीनोपैलेटल आर्टरी, जी से लेंगे ग्रेटर पैलेटल आर्टरी एंड एस से लेंगे सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। और आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस इज स्फीनोपैलेटल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिनमें दिया है
निम्न दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अधिकथन यानी असर्शन तथा तर्क यानी रीजन से नामांकित किया गया है। आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस एवं उनके मूल निम्नवत है। तो इसमें ये मार्क करने वाला है कि किन आचार्यों के अनुसार स्रोतस एवं उनका मूल पूछा गया है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार पूछा गया है। तो हमें पता है स्टेप वन, जिसमें हमें पहले रीजन को पढ़ना है। तो रीजन दिया है मेदो वाहनम स्रोतसम मेदो मूलम लोमकूपाश्य, यानी मेदो वह के दो स्रोतस बताए गए हैं, मेद और लोमकूप। तो हमें इसे वेरीफाई करना है। चरक अनुसार मेदो वाहनम स्रोतसम वृक्को मूलम वापा वाहनम च। तो जैसे मैंने पढ़ रहे हैं कि मेद के दो मूल स्थान है, वृक्क और वपावहन, जबकि रीजन में मेद और लोमकूप बताया गया है। तो इसकी वजह से रीजन जो है ये रॉन्ग है, और हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया है। तो इसमें भी हमने तीनों स्टेप फॉलो किया है, टाइम मैनेजमेंट किया है, एंड जो मार्किंग द राइट ऑप्शन किया है, और हमारा कंसेप्ट जो था इसके पीछे क्लियर है। तो जो हम डिस्कस करेंगे, तो जो मेद और जो लोम को बताया गया है, जो दो मूल स्थान बताए गए हैं, वो किसके मूल स्थान है? तो वो स्वेद के हैं। स्वेदो वाहनम स्तुतसम मेदो मूलम लोम कुपाश्य। ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे पिछले क्वेश्चन के बेस पे। चरक अनुसार चरक मीमांसा पांचवा अध्याय है। चरक ने स्रोतस का विस्तार में वर्णन चरक मीमांसा पांचवें अध्याय में किया है। स्रोत विमान अध्याय, ये क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है कि चरक ने किस अध्याय में स्रोतस का विस्तार में वर्णन किया है। मूत्रवाहनम स्रोतसाम बस्तिर्मूलम वंशनोच। ये एक जो स्टेटमेंट है हमने लास्ट क्वेश्चन में आया है असर्शन में, और ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो ट्रिक है हम वो बाद में पढ़ेंगे। मेदोवाहनम स्रोतसाम रिक्को मूलम वपावाहनम च, यानी मेद के दो मूल स्थान है, वृक्क और वपावाहन चरक अनुसार। सुश्रुत अनुसार सुश्रुत शारीस्थान 9th अध्याय में स्रोतस का विस्तार में वर्णन आया है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस अध्याय का नाम धम्नी शायद अध्याय है। मूत्रवाह द्वितयोर्मूलम बस्ती मेडरम च। मूत्रवाह के दो मूल स्थान बताए सुश्रुत ने, बस्ती और मेडरा। और मेदोवाह के दो मूल स्थान बताए सुश्रुत अनुसार, कटी और रिक। तो इसमें ट्रिक है कि चरक ने मूत्रवाह में बस्ती बताई है, और सुश्रुत ने भी मूत्रवाह में बस्ती बताई है। तो इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन अक्सर इसमें होता है कि चरक ने मूत्रवाह में वंशज बताया है, और सुश्रुत ने मूत्रवाह में मेढ्र बताया है, और चरक ने वंशज बताया है। तो ट्रिक है कि चरक के अनुसार चरते हुए मूव, यानी चर से चरक, म से मूत्रवाह, व से वंशज। तो हमें ये याद करना है, चरते हुए मूव, चर से चरक, म से मूत्रवाह, व से वंशज। और सुश्रुत ने जो है मेढ्र बताया है मूत्रवाह में, इसका ट्रिक है सोमु मेढ। सु से सुश्रुत, मु से मूत्रवाह, और मेढ से मेढ्र याद रखना है हमें। अभी हमें मेदोवाह पे आते हैं। मेदोवाह में भी चरक ने जो रीक बताई है वही सुश्रुत ने भी बताई है, तो दोनों कॉमन है यहाँ पे। तो हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। हमें कंफ्यूजन होता है मेदोवाह के वपावाह में और मेदोवाह की कटी में। तो इसका ट्रिक है चरक अनुसार चलते हुए मूव, वही ट्रिक जो हमने मूत्रवाह में पढ़ा है। तो इसमें चर में चरक, म में मेदोवाह और व में वपावाहन। इसमें बस हमें म की जगह पे मूत्रवाह नहीं मेदोवाह करना है, व की जगह पे वंशन नहीं वपावाहन करना है। ट्रिक सेम है। अब मेदोवाह द्वे कटी वृक्कुच में कटी हम कैसे याद करेंगे? सुश्रुत में का, सुश्रुत में तो सुश्रुत है ही है। मे से मेदोवाह और क से कटी, इस तरह हमें याद करना है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। रीजन पढ़ेंगे पहले। तो रीजन दिया है
Deep well taps groundwater from below the first impervious layer of the ground. ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है स्वास्थ्य गणित के। इस जो रीजन दिया है हम उसको वेरीफाई करेंगे। डीप वेल taps water from below first impervious layer and shallow well taps water from above first impervious layer। ये जो है ये स्टेटमेंट मैच हो रहा है क्वेश्चन के रीजन के साथ, तो हमारा जो रीजन है वो ट्रू है। तो जैसे ही हमारा रीजन ट्रू हुआ, हमें स्टेप 2 की तरफ मूव होना है। स्टेप 2 है असर्शन पढ़ना है अभी हमें। तो असर्शन है deep well water yields safest water and are considered as one of the most satisfactory source of water supply। अभी हमें जैसे हमने रीजन को वेरीफाई किया था, हमें इसको भी वेरीफाई करना है। तो deep well water are safe and shallow well water are liable to pollution। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी मैच कर रहा है असर्शन के साथ, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है। जब हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हो जाए, तब हमें स्टेप 3 तरफ मूव होना है। स्टेप 3 है कि हमें असर्शन एंड रीजन को कनेक्ट करना है बाय बिकॉज। तो डीप वेल वाटर आर सेफेस्ट वाटर बिकॉज इट टैप्स बिलो फर्स्ट इम्परवियस लेयर। तो ये जो असर्शन एंड रीजन है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन और कनेक्ट हो रहा है बाय बिकॉज। तो हमारा असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हमारा ऑप्शन ए जो है वो हो गया है करेक्ट। तो हमने इसमें टाइम मैनेजमेंट भी किया है, हमने इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, हमारा इसमें तीनों स्टेप भी हमने फॉलो किया है, हमने राइट ऑप्शन भी मार्क किया है इसमें। तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो डीप वेल जो है, दो टाइप के वेल होते हैं, डीप वेल एंड शैलो वेल। डीप वेल जो है वो बिलो इम्परवियस लेयर से टैप करता है और शैलो जो है वो अबव। इसलिए डीप वेल जो है वो सेफ होता है एंड शैलो वेल जो है वो लायबल टू पॉल्यूशन है। अभी हम पिछले क्वेश्चन के बेस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वेल इन इंडिया आर ऑफ शैलो टाइप। डीप वेल कैन ऑल्सो बी ए हेल्थ हैजार्ड। जैसे हमने देखा था कि डीप वेल इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, but a deep well can also be a health hazard if it is open or by slight intrusion or by poorly construction। जो इसमें slight intrusion है इसका मतलब है नियरेस्ट सी। अगर डीप वेल सी के बाजू में है तो उसकी वजह से सी का वाटर डीप वेल में जा सकता है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूट हो सकता है। तो डीप well can also be a health hazard if it is open or by sudden intrusion or by poorly construction। Artesian wall are the kind of Artesian well are the kind of a deep well in which water rises above the level of groundwater because it is held under pressure between two impervious strata। ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको आ सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है निम्न दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन अर्थात असर्शन तथा दूसरे को कारण अर्थात रीजन कहा गया है। पहले हम देखेंगे कारण। सूतिका में स्नेहपान और ब्रीहण नहीं दिया जा सकता, इसलिए व्याधि कृच्छ्र साध्य या असाध्य होती है। अभी हमें इसको वेरीफाई करना है। तो सूतिका अवस्था में होने वाली व्याधियां कृच्छ्र साध्य या असाध्य होती है, क्योंकि गर्भ के संवर्धन में सूतिका शरीर की सभी धातुएं क्षीण और शिथिल हो जाती है। शिशु के प्रसव काल में प्रवाहन करने और प्रसव वेदना के कारण लीनता तथा रक्तस्राव के होने से शरीर विशेष रूप से शून्य हो जाता है। इसका रेफरेंस चरक शालिस्तान 8 अध्याय 49 श्लोक में दिया है। जैसे कि हमने पढ़ा था क्वेश्चन के रीजन में, सूतिका में स्नेहपान और ब्रीहण नहीं दिया जा सकता, इसलिए व्याधि कृच्छ्र साध्य या असाध्य होती है। बट ऐसा नहीं है। गर्भ के संवर्धन में सूतिका शरीर की सभी धातुएं क्षीण और शिथिल हो जाती है एवं प्रसव वेदना के कारण लीनता
तो रक्तस्राव होने से शरीर शून्य हो जाता है, इसलिए व्याधिकृत शिर सर्दी होती है। तो ये जो क्वेश्चन का जो बताया गया है रीजन, ये गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट इज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो इसमें दिया है रीजन में कि ब्लड प्रेशर बियॉन्ड 140 by 90 mmHg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज fetal distress एंड सीजर इन मदर। तो पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे कि प्री एक्लेम्स बीपी जब हाई होता है, यानी बियॉन्ड 140 90 जब होता है, इसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। विथ सीजर हो रहा है, यानी एक्लेम्सिया कंडीशन है, विच कैन ऑल्सो कॉज fetal distress। तो ये जो हमारा रीजन हो गया वो करेक्ट है। तो अब हमें स्टेप 2 पे आना है, यानी असर्शन को भी हमें वेरीफाई करना है। तो असर्शन दिया है 36 वीक प्राइमी ग्रेविडा with the blood pressure 160 by 110 mmHg is advised for cesarean section। अब हमें इसको भी वेरीफाई करना है। तो बीपी 160 by 110 mmHg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसको हम सीवियर प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, विच इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द सीजेरियन सेक्शन। तो इसलिए हमारा असर्शन भी जो है वो ट्रू हो गया। जब दोनों ट्रू हो तो हमें स्टेप 3 की तरफ मूव होना है। स्टेप 3 है कि हमें असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करना है बाय बिकॉज। तो प्रेग्नेंट वुमेन विद हाई ब्लड प्रेशर एडवाइस फॉर सिजेरियन सेक्शन because during vaginal delivery women can have seizure and can cause fetal distress। तो इसमें जो है बिकॉज है, और असर्शन और रीजन जो है जो कनेक्ट कर रहे हैं बाय बिकॉज, इसलिए असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया है। अभी हम पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं। Preeclampsia is a multi-system disorder of unknown etiology characterized by development of hypertension to the extent of 140 by 90 mmHg or more with proteinuria after the 20 week in a previously normotensive and non-proteinuric woman. Some amount of edema is also common. So if patient is hypertensive before pregnancy, तो हम उसको प्री एक्लेम्सिया नहीं कह सकते। एंड इसमें जो है प्रोटीन यूरिया भी बताया गया है। एंड बीपी शुड बी 140 by 90 और मोर। प्री एक्लेम्सिया व्हेन कॉम्प्लिकेटेड विथ ग्रैंड मैल सीजर। तो इसमें जो सीजर का जो टाइप बताया है वो है ग्रैंड मैल। तो इसमें जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन होता है एंड और कोमा इज कॉल्ड एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया विथ सीजर, कोमा हो भी सकता है, विथ कोमा होता है, विदाउट कोमा इज कॉल्ड एक्लेम्सिया। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि नीचे दो अभिकथन कथन अर्थात असर्शन तथा कारण अर्थात रीजन दिया गया है। कारण में दिया है कर्मण अविशुद्धवात वायु न प्रशाम्यति। तो हम इसको पहले वेरीफाई करेंगे। तो कारण में दिया है कि चक्रा पाणी का रेफरेंस है। तो ये जो रेफरेंस, इसका अर्थ है कि कर्म के दोष युक्त होने पर वात का प्रशमन नहीं होगा। इसका रेफरेंस चक्रा पाणी में है। तो ये श्लोक है वो करेक्ट है। अभी हम असर्शन पढ़ेंगे। तो असर्शन में दिया है यद्यनेन सदोषित्वात् कर्मणा न प्रशाम्यति। इसका अर्थ है कि यह श्लोक वातविधि के संदर्भ में आया है। यदि वातविधि में एक दोष हो तो पूर्व में जो कर्म बताया है उससे प्रशमन नहीं होगा।
इसका रेफरेंस चरक चिकित्सा 20 अध्याय 83 श्लोक में आया है। इसका रेफरेंस भी चरक संहिता में मिल जाता है, इसलिए यह श्लोक, यह असर्शन भी जो है वो करेक्ट है। जब असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हो तब हमें स्टेप 3 की तरफ मूव होना है। स्टेप 3 है असर्शन एंड रीजन दोनों को कनेक्ट करना बाय बिकॉज। पूर्व में जो कर्म बताया है वो निरुपस्थमवाद के लिए है, इसलिए सदोषवाद व्याधि का इन कर्मों से प्रशमन नहीं होगा। इसमें जो है असर्शन जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें रीजन में मिल रहा है, इसलिए जो है assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of a assertion। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसमें चक्रपाणी का रेफरेंस दिया है रीजन में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं एंड ये रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन को हमें हमारा जो लास्ट में जो टाइम सेव होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन को आमतौर पे स्किप करना करना ही बेटर रहेगा। इस श्लोक में यद्यनिन सदोषित्वात् कर्मण न प्रशाम्यति, यहाँ पे जो सदोष है, सदोष में जो अर्थ है यानी पित्त कफ, यानी वात दोष में यदि पित्त और कफ दोष भी इन्वॉल्व है तो हमें जो है जो कर्म बताया गया है इसके पहले उससे प्रशमन नहीं होगा। इसके जो पहले जो कर्म बताया है वो निरुक्तवाद के लिए यानी केवल वाद के लिए, जिसमें पित्त कफ इन्वॉल्व नहीं है। और अगर यदि पित्त कफ भी इन्वॉल्व हो जाए वात में तो वह प्रशमन नहीं होगा। इसका ही चक्रपाणी में आया है कि कर्म के दोष युक्त होने पर वात का प्रशमन नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न दो कथन, अभिकथन यानी असर्शन तथा कारण यानी रीजन दिया गया है। रीजन में दिया है आमाशय कफ स्थान है, इसलिए आमाशयगत बात में रुक्ष स्वेद का उल्लेख है। इसको वेरीफाई करेंगे। यदि आगंतुक एवं स्थानिक दोष दोनों समान बल वाले हो तो प्रथम स्थानिक दोष की चिकित्सा करने के पश्चात ही हमें आगंतुक दोष को शांत करना चाहिए। ये जो है कंसेप्ट है कि यदि आगंतुक और स्थानिक दोष समान हो तो हमें स्थानिक की चिकित्सा करनी है पहले। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला अध्याय 21 श्लोक में इसका रेफरेंस है। आमाशयगत बात हमें जिसमें स्थानिक दोष कफ यानी आमाशय जो हमें पता है कि इसमें कफ जो है आमाशय कफ का स्थान है और आगंतुक दोष बात है, इसलिए हमें प्रथम कफ दोष की चिकित्सा के लिए हमें वृक्ष स्वेद बताया है। तो हमारा जो रीजन है वो जो करेक्ट हो गया है। अभी हमें जाना है असर्शन पे। तो असर्शन में दिया है कि वृक्ष स्वेद का प्रयोग आमाशयगत वात की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। जो हमने यहाँ पढ़ लिया है कि आमाशयगत वात की चिकित्सा में वृक्ष स्वेद बताया है। इसका श्लोक जो है आपको चरक का सूत्र स्थान 14 अध्याय 9th श्लोक में मिल जाएगा। आमाशयगते वाते कफे पक्वाशय आश्रिते वृक्ष पुरवोहितः स्वेदः स्नेह पूर्वः तथैव च। तो असर्शन भी जो है वो करेक्ट है। जैसे हमने देखा है कि असर्शन रीजन जो है करेक्ट है, तो हमें इन दोनों को बिकॉज यानी क्योंकि से एक्सप्लेन या रिलेट करना है। तो हमने देखा है यहीं पे कि आमाशयगत वात में स्थानिक दोष की चिकित्सा के लिए ही हम उसको वृक्ष स्वेद देंगे। इसलिए असर्शन एंड रीजन जो है वो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम एक्स्ट्रा पॉइंट पे आएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट में जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे पक्वाशय आश्रित है रुक्ष पूर्वो हिता स्वेद स्नेह पूर्व सदैव। इसका अर्थ है पक्वाशय आश्रित कफ में सर्वप्रथम स्निग्ध स्वेद बताया है, क्योंकि पक्वाशय जो है वो वात का स्थान है। तो उसमें हमें पहले स्थानिक चिकित्सा करनी है, जिसके लिए हम उसको भगवान आश्रित कफ में सर्वप्रथम स्निग्ध स्वेद देंगे।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन अर्थात असर्शन तथा दूसरे को कारण अर्थात रीजन से नामांकित किया गया है। तो कारण में बताया है कि चरक के अनुसार पांडु रोग से पीड़ित रुग्ण में अनुवासन बस्ती देने पर उधर रोग की उत्पत्ति होती है। तो हम देखेंगे इसको कि पांडु नवजीवन कामला प्रमेह में अनुवासन बस्ती दोषों को उत्क्लेशित कर उदर उत्पन्न करती है। तो इसमें दोषों को उत्क्लेशित कर उदर उत्पन्न करती है। इसका रेफरेंस चरक सिद्धि सेकंड अध्याय 18 श्लोक में मिल जाएगा। तो ये जो है हमें रीजन से मैच करता हुआ दिखेगा कि चरक के अनुसार इस पांडु रोग में पीड़ित रुग्ण में अनुवासन बस्ती देने पर उदर रोग की उत्पत्ति होती है, और यहाँ भी पांडु रोग में दोषों का उत्क्लेशित होने पर उदर को उत्पन्न करती है। इसलिए जो रीजन जो है वो करेक्ट है। अभी हम आएंगे असर्शन पे। असर्शन में दिया है चरक के अनुसार पांडु रोग से पीड़ित रुग्ण में अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। तो इसका रेफरेंस जो है चरक सिद्धि स्थान सेकंड अध्याय में 17 श्लोक में हमें मिल जाएगा। और हमने रीजन में भी पढ़ा था कि पांडु में अनुवासन बस्ती देने से उधर रोग होता है। इसलिए हमने वहां भी पढ़ लिया है कि पांडु में अनुवासन बस्ती देना अयोग्य होता है। तो हमारा जो असर्शन जो है वो ट्रू है। जब असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हो तब हमें असर्शन एंड रीजन को कनेक्ट करना चाहिए बाय बिकॉज, यानी क्योंकि। तो हमने ये पढ़ लिया है कि पांडु में अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए क्योंकि उधर रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पांडु में अनुवासन बस्ती अयोग्य है क्योंकि दोषों को उत्क्लेशित कर उधर रोग को उत्पन्न करती है। इसलिए assertion and reason both are correct and the reason is the correct explanation of assertion। तो हमारा जो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। साथ ही में हम पढ़ेंगे कि पांडु के साथ नवज्वर कामला प्रमेह पे भी अनुवासन अयोग्य बताया है। और इसका जो बताया है क्योंकि वो दोषों को उत्क्लेशित करती है और उनको अनुवासन बस्ती दिया अगर तो उन्हें उदर रोग को उत्पन्न होगा उन्हें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो पहले हम रीजन पढ़ेंगे। इन ओल्डर मैन डीप inguinal ring is wide। तो इसको वेरीफाई करेंगे। डीप inguinal ring is wider in male than in female to allow the testes to pass into the scrotal sac। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मिसमैच हो रहा है जो क्वेश्चन के जो रीजन आया है इसके साथ। क्योंकि डीप इम्यूनल रिंग जो है वो वाइड होता है मेल में। तो इसमें ओनली जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे जो है वो वाइड होता है, ना ही कि एज के बेसिस पे जैसे कि इसमें रीजन में दिया गया है। और वो वाइड क्यों होता है मेल में? टू अलाउ द टेस्टिस टू पास इनटू द टोटल सैक। सो ये जो रीजन दिया गया है वो फॉल्स है और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बट हम एक बार असर्शन भी पढ़ लेंगे। डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया इज मोर कॉमन इन ओल्डर मैन। ओके, तो ये ट्रू है। अभी हम पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। तो इंग्वानल हर्निया दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया इज फॉर्म बाय डीप इंग्वानल रिंग, whereas indirect inguinal hernia is formed by posterior wall of inguinal canal or Hasselbeck's triangle. Direct inguinal hernia, its content coming from the medial side of inferior epigastric vessel। तो यहाँ पे मिडिल साइड इंपॉर्टेंट है। whereas
indirect में its content coming from the lateral side of inferior epigastric vessel। तो इसमें हम मीडियल जो होता है डायरेक्ट इंग्वल हर्निया में होता है, और लेटरल जो होता है वो इनडायरेक्ट इंग्वल हर्निया में मिलता है। एंड ये हमने पहले पढ़ा था डायरेक्ट इंग्वल हर्निया में कि मोस्टली ऑकर इन ओल्ड एजेस, वेरेस इन इनडायरेक्ट इंग्वल हर्निया इट ऑकर इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो इसमें पहले हम रीजन पढ़ेंगे। तो रीजन में दिया है स्टेफनोमा इज अ thinned out bulging area of sclera which is lined by uveal tissue। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हमें पता है स्टेफिलोमा का डेफिनेशन, इट रिफर्स टू अ लोकलाइज्ड bulging of wick and thin outer tunic of the eyeball lined by the uveal tissue which shines through the thinned out fibrous coat। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मैच हो रहा है रीजन के साथ, क्योंकि इसमें भी स्क्लेरा का जो है यहाँ पे बल्जिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे भी बल्जिंग ऑफ आउटर ट्यूनिक ऑफ आईबॉल जो कि स्क्लेरा ही है। तो हमारा जो रीजन है वो करेक्ट है। अभी हमें असर्शन पे आते हैं। तो असर्शन में दिया है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन स्क्लेरल स्टेफिलोमा में भी इंटरकैलरी सिलियरी इक्वेटोरियल एंड पोस्टीरियर। तो इसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो हमें पता है स्टेफिलोमा कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन: एंटीरियर, इंटरकैलरी, सिलियरी, इक्वेटोरियल एंड पोस्टीरियर स्टेफिलोमा। जो असर्शन में दिया है इसमें सिर्फ 4 टाइप्स के नाम बताया है, बट इसमें कहीं भी क्लेम नहीं किया है। बस इसमें यह बताया है कि मे बी, यानी ये 4 टाइप्स भी हो सकता है। तो ये जो असर्शन है वो ट्रू है। जब असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हो तब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है बाय बिकॉज। तो लोकेशन ऑफ स्टेफिलोमा इज बिकॉज ऑफ द बल्जिंग ऑफ द स्क्लेरा एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये जो है कंसेप्ट है, इसमें डायरेक्ट नहीं बताया है। बस ये है कि लोकेशन जो भी होगा स्टेफिलोमा का, इट विल बी ऑन द बेसिस कि वो उसका जो बल्जिंग कहाँ हो रहा है स्क्लेरा का। तो ये डेफिनेशन और जो टाइप्स के बीच में जो ये कनेक्शन हो रहा है बाय बिकॉट, ये मैच हो रहा है। इसलिए assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो लास्ट में की स्टेप हमें हर स्टेप फॉलो करना है, तीनों स्टेप फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, और हमें राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। अगर हमें रीजन समझ में नहीं आ रहा है तो हमें फॉर टाइम बिंग वो ऑप्शन को स्किप करना है, वो क्वेश्चन को स्किप करना है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। और जब लास्ट में जब टाइम सेव हो जाए, टाइम बचे, उसमें ऐसे क्वेश्चन को टाइम देना है।